देखिए, पिछले पार्ट में हम पृथ्वीराज के कपूर के द्वारा लिए गए निर्णय की स्टडी किए थे। इस पार्ट में हम सीखेंगे, और उस पार्ट से जो हमें सीख मिली हुई थी कि बहुमुखी दिशाओं वाले निर्णय, चाहे वो कितने भी सही क्यों ना हो, हमें किसी सही और बड़ी जगह पे नहीं पहुंचा सकते हैं, बात सत्य है। अब हम बात करेंगे कि व्यवहारिक जीवन में मैंने अधिकांश लोगों के साथ यह दुर्भाग्यजनक स्थिति पाई है कि वे जानते ही नहीं कि सचमुच में उनका उद्देश्य बना है या वे चाहते क्या हैं। विदाउट गोल्स हैं कुछ लोग। मूलतः ऐसे लोग सुविधाभोगी और अस्थिर मानसिकता वाले लोग होते हैं। इनके अधिकांश निर्णय, यहाँ तक कि बड़े बड़े और भविष्य तक से जुड़े निर्णय, निहायत ही तात्कालिक परिस्थितियों और तात्कालिक लाभ से प्रेरित होते हैं। मसूरी की प्रशासनिक अकादमी में, जहाँ हिंदुस्तान के सर्वोच्च नौकरशाह को प्रशासन करने की ट्रेनिंग दी जाती है, जीवन के बारे में एक बड़ी भूल करते हुए मैंने कईयों को देखा और कईयों के बारे में सुना भी। यह भूल विवाह करने के बारे में होती है। ट्रेनिंग के दौरान कई जोड़ियां तैयार होकर जीवन भर साथ निभाने के वायदे के साथ 7 फेरे लेती है। यह जिंदगी के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक निर्णय होता है। निश्चित रूप से इसे बहुत सोच समझ कर लिया जाना चाहिए और इसमें उन सारे जरूरी तत्वों को शामिल किया जाना चाहिए जो अधिक से अधिक सही और संतुलित निर्णय लिए जाने के लिए जरूरी होते हैं। लेकिन मसूरी में विवाह के बारे में लिए गए निर्णयों में जो तत्व सबसे प्रमुख होता है वो होता है स्टेटस, औकात। लड़कियों के मामले तो विशेष रूप से एक आईएएस लड़की के लिए एकमात्र चॉइस आईएएस लड़का है। लड़का जरूर अपने से थोड़ा 1-2 दर्जे नीचे जाकर लड़की पसंद कर सकता है, क्योंकि दुर्भाग्यवश वैसे भी किसी भी पत्नी जिंदगी भर पति के साथ 2 दर्जा नीचे रहना ही पड़ता है। इस तरह के विवाहों में जीवन के यदि अध्ययन किया जाए तो इससे बहुत आशाजनक परिणाम मिलने की संभावना नहीं रहती है। जैसा कि इन लोगों ने आमतौर पर महसूस किया होगा, कुछ ही दिनों के बाद पति पत्नी में ईगो को लेकर टकराव शुरू हो जाते हैं, जो धीरे धीरे भयंकर रूप ले लेते हैं। ईगो तो लगभग हर पति पत्नी के टकराते हैं आजकल, लेकिन यहाँ उनका रूप विकराल हो जाता है। इसका सबसे प्रमुख कारण यही होता है कि विवाह के निर्णय में जो समय प्रमुख तत्व उन दोनों के सामने मौजूद थे, वह एकमात्र उन दोनों के स्टेटस या दोनों का एक ही कैडर होना, एक ही कैटेगरी होना, या फिर तात्कालिक अतिरिक्त भावुकता का होना था। जीवन भर तक साथ चलने वाली इस वजनी निर्णय को एक छोटे से पल में हल्के से वजन के पासंग पर रख दिया गया, तब मामले को गड़बड़ तो होना ही था। लेखक कह रहे हैं, जबकि इस निर्णयों का कम से कम विवाह जैसे निर्णयों का आधार यह होना चाहिए कि दोनों का मानस जगत कितना एक जैसा है, दोनों के प्रॉपर्टी ऑफ सोसाइटी, दोनों में सामाजिक गुण कितने हैं, दोनों का तालमेल कैसे है, तो दोनों का जिंदगी के प्रति नज़रिया कैसा है। दोनों में काम तो एकदम एक जैसे हो गए हैं, लेकिन ये दोनों के नज़रिए अलग अलग हैं, तो दोनों के व्यक्तित्व मेटल अलग अलग अवश्य होंगे। तो स्वाभाविक है कि उन दोनों के द्वारा एक ही मुद्दे पर लिए गए निर्णय भी अलग अलग होंगे। इसके बाद इसके पिछले पार्टों में हम अध्ययन कर चुके हैं कि जितने निर्णय होते हैं उतने प्रकार के निर्णय, कि एक निर्णय को कई प्रकार से लिया जा सकता है, और यह निर्णय हर व्यक्ति के मानसिकता, हर व्यक्ति के व्यक्तित्व को निर्भर करेगा। अगर ये निर्णय जिसका होगा, इस निर्णय से उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता लगाया जा सकता है। इसलिए अध्याय में बात कर चुके हैं। अगर आप सूर्य नहीं देखते हैं तो कृपया आप सूर्य देखें। ये बुक आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। आगे बात करते हैं, कारण बन जाता है। तो स्वाभाविक है कि उन दोनों के द्वारा एक ही मुद्दे पर लिए गए निर्णय अलग अलग होंगे, और यही टकराव का मुख्य कारण बन जाता है कि किसके निर्णय को लागू किया जाए, क्योंकि जिसका निर्णय माना नहीं जाएगा वही अपने को पराजित, अपमानित और उपेक्षित महसूस करने लगेगा। इसे शायद वैसे तो कोई सामान्य पति पत्नी स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन भला हिंदुस्तान की नौकरशाही सर्वोच्च ओहदों में से एक ओहदे पर बैठा हुआ पति या पत्नी कैसे बर्दाश्त कर सकती हैं। अब रिसेंटली केस चल रहा है ज्योति मौर्य का। क्या है ये यही है कि दोनों के निर्णय और व्यक्तित्व का अलग अलग होना। पहले तो था, लेकिन जब आलोक ने उसे पढ़ाया और जब वो एक एसडीएम हो गई तो उसका व्यक्तित्व, उसका निर्णय लेने की नज़रिया, उसका जीवन जीने का नज़रिया एक बदल चुका।
और आलोक और ज्योति के निर्णय तालमेल नहीं खा रहे थे, इसलिए ऐसा हुआ। और इसके पीछे कुछ साहित्यिक ज्ञान का भी असर हो सकता है। मैंने सुना यूपीएससी में साहित्य का ज़्यादा महत्व रहता है, लेकिन कैसा है कि देखिए साहित्य वह है जिसमें हित की भावना निहित है। चलिए, साहित्य वह है जिसमें हित की भावना निहित है। एक साहित्यिक ज्ञान होगा, एक सामाजिक ज्ञान होगा, तो ऐसा काम कोई नहीं कर सकता है। चलिए ठीक है, हम इस पर ज़्यादा नहीं जाएंगे, बुक पर आते हैं। मुझे लगता है कि ऐसी हमारी ज़िंदगी में जब भी इस तरह के प्रस्ताव आएँ जिनका प्रभाव लंबे काल तक रहता है, सबसे पहले उस प्रस्ताव पर इसी नज़रिए से विचार किया जाना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि यह निहायत ही तात्कालिक लाभ या सुविधा से प्रेरित प्रस्ताव है। निश्चित रूप से तात्कालिक लाभ और सुविधा भी एक महत्वपूर्ण तत्व होता है जिसका असर हमारे निर्णयों पर पड़ता है, लेकिन लंबे असर वाले निर्णयों का मुख्य आधार इससे नहीं बनने दिए जाते हैं। थाली और बैगन, थाली और बैगन बिन पेंदी का लोटा। समझिएगा, थाली और बैगन, थाली का बैगन और बिन पेंदी का लोटा। माइंड सेंटेंस, थाली का बैगन और बिन पेंदी का लोटा। जैसे कथन आपने सुने ही होंगे, और जब जब इन कहावतों को भी कहा जाता है, कहा भी होगा। ये कथन उन लोगों के व्यक्तित्व, विचार और मेटल के बारे में हैं जो पृथ्वीराज कपूर के बिल्कुल विपरीत ध्रुव पर बैठे हुए हैं। पृथ्वीराज कपूर, इसके पिछले पार्ट्स में अभी हम चर्चा किए थे, उन्हीं के निर्णयों की केस स्टडी की थी, तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप देख सकते हैं जाकर। देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि यदि आप इस पुस्तक की समरी को सुनना चाहते हैं तो आप सीरियल बाय सीरियल मेरे पार्ट्स को देखिए। पार्ट्स 1 मैंने इस बुक को परिचय कराया है और बाकी पार्ट्स 1 से चले आए हैं, तो कृपया आप सीरियल से देखेंगे तो आपको समझ आता रहेगा। बाकी ऐसा नहीं कि आप किसी पार्ट में देखेंगे तो कोई आपको सीख नहीं मिलेगी। चलिए, जो पृथ्वीराज के कपूर के बिल्कुल विरुद्ध पर बैठे हुए हैं, इनके पास अपना कुछ भी नहीं होता है सिवाय मुंडी हिलाने के। आप इनको पूछिए कि यह ठीक है ना, तो कहेंगे कि हाँ ठीक है। इसी बात के बारे में आप तुरंत उनसे पूछिए कि यह ठीक नहीं है क्या, तो तापाक से उनका उत्तर होगा कि ठीक नहीं है। और यदि आप पूछ बैठे कि यह ठीक है या गलत, तब भी उनका कहने में सेकंड भर की देरी नहीं लगेगी जैसे आपको ठीक लगता हो। ये लोग होते हैं जो बिना पेंदी के लोटे की तरह थाली में रखे हुए बैगन के समान होते हैं, जो बिना पेंदी के लोटे की तरह या थाली में रखे हुए बैगन की तरह इधर उधर लुढ़कते रहते हैं। इनके पास अपना कोई आधार नहीं होता है। आप कहें हाँ तो हाँ, आप कहें ना तो ना। इनका अपना कोई मेंटल नहीं होता है, इसलिए इनके पास अपने कोई विचार भी नहीं होते हैं। फिर भला ऐसे में उसके पास निर्णय लेने की कोई क्षमता कैसे हो सकती है? जब तुम्हारे अंदर कोई विचार ही नहीं है तो तुम निर्णय ले कैसे सकते हो? निर्णय लेने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं आपके विचार। देखिए, विचार एक प्रकार से निर्णय कह सकते हैं। मैं कल से काम करूंगा, ये निर्णय बाद में हो, लेकिन पहले आपका विचार होगा। जब आपका विचार है नहीं तो निर्णय कैसे हो सकता है? तो फिर भला ऐसे उनमें उनके पास निर्णय लेने की क्षमता कैसे विकसित हो सकती है? कैसे हो सकती है? दुनिया के ज़्यादातर ऐसे ही लोग से भरी हुई, लोगों से भरी हुई लेखक कह रहे हैं। और इस दुनिया के लिए एक तरह से अच्छी बात की है कि यहाँ ऐसे लोगों की भरमार है जो निर्णय नहीं ले सकते हैं। कोई भी समाज तो तभी चलता है जब कोई एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों का एक समूह निर्णय ले तथा शेष लोग उसके निर्णयों का पालन करें। जब एक परिवार में ही 2-3 निर्णय लेने वाले हो जाएं तो समझ लीजिएगा कि उस परिवार के बिखराव की घंटी बजने लगी है। निर्णय न ले पाने की स्थिति किसी व्यक्ति के विकास के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट होती है। यह स्थिति उस व्यक्ति में आत्मविश्वास और साहस की कमी की सूचना देने वाली होती है, जिसके अभाव में कोई भी आदमी आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए यदि समाज और देश की स्थिरता और व्यवस्था के लिए इसका समर्थन भी किया जाता है तो इसके एक प्रतिक्रियावादी और पिछड़ी हुई सोच ही माना जाना चाहिए विकास के लिहाज से। फिर चाहे यह व्यक्ति का विकास हो या अथवा किसी समाज या देश का विकास हो, उसमें निर्णय लेने की क्षमता होनी ही चाहिए। बस ये पार्ट्स थोड़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है, अब हम इस पार्ट्स को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अब अगले पार्ट्स में चर्चा करेंगे होना चाहिए परिस्थितियों की समझ। निर्णय लेने के लिए आप कैसी परिस्थितियों में हैं? देखिए, एक निर्णय सभी परिस्थितियों में लागू नहीं हो सकता है। सभी परिस्थितियां एक निर्णय पर लागू नहीं हो सकती। सभी परिस्थितियों, अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग निर्णय लागू होता है। तो निर्णय लेने के लिए सबसे पहले हमें अपनी परिस्थितियों को समझना पड़ेगा, अपने उस पर्यावरण को समझना पड़ेगा जहां हम निर्णय लेना चाहते हैं। चलिए हम बात करेंगे कि एक होता है होना चाहिए निर्णय परिस्थिति, और इसकी लिंक
एंड स्क्रीन पे आपको मिल जाएगी इस वीडियो की एंड आपको